हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर था उसको एक बार फिर से नटशेल में ले लेते हैं और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे रह गए थे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के बाद के, तो वो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के थ्रू से। तो बने रहिएगा वीडियो पे और देखते रहिएगा। मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर कुछ कंप्लेन आती है, कोई बात होती है, तो आप मेरे को उस पर मैसेज व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगी मैं, ठीक है। और कल भी मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज करके बताया कि क्वेश्चन नंबर 10 के बाद का पार्ट नहीं उनको पता लग पाया क्या था, तो मैं इसलिए उसको दोबारा से कर रही हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन पेपर जो हमारा था उसमें मैंने आपको बताया था कि 6 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और 6 सेक्शंस हैं और इसमें 6 सेक्शंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं मार्क्स को मेंशन करूंगी और उसके बाद में ये ईच क्वेश्चन के मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर्स। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन का नंबर 1 है। कुल क्वेश्चन जो है वो 20 है इसमें। इसके बाद में सेक्शन बी है और सेक्शन बी में टोटल सेक्शन बी 8 मार्क्स का है और हर क्वेश्चन के नंबर जो हैं वो 2 हैं और इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन सी जो आएगा आपका, सेक्शन सी 15 मार्क्स का है कुल और इसमें 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। इस तरह से ये 15 मार्क्स का हो गया। फिर सेक्शन हमारा डी आ जाएगा। सेक्शन डी 20 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और साथ के साथ ये कुल 4 क्वेश्चन हैं। तो 4 क्वेश्चंस 5 के होकर के 20 मार्क्स के हो जाते हैं। देन आपका सेक्शन ई आता है। सेक्शन ई आपका है ये, इसमें ये 12 मार्क्स का है और मैंने बताया था सीन और अनसीन पैसेज जैसे आपका इंग्लिश में आता है उसी तरह से इसमें भी अनसीन पैसेज की तरह से एक आपको केस स्टडी दी जाएगी। उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे जो हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा और टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद में सेक्शन एफ है, ये मैप बेस्ड होगा। मैप बेस्ड, और इसमें जो 2 क्वेश्चंस हैं आपका 37A और 37B। ए पार्ट जो है वो होगा आपका 2 मार्क्स का जो कि हिस्ट्री का होगा और बी पार्ट होगा आपका 3 मार्क्स का जो कि होगा आपका ज्योग्राफी का। ये हिस्ट्री का है और ये इस तरह से करके ये आपका पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो ये कितने मार्क्स का हो गया? मैप वाला 5 मार्क्स का। तो कितने हो गए? ये टोटल 80 मार्क्स आपके हो जाते हैं यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन पेपर एक नटशेल में मैंने बता दिया। अब इसके बाद में हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा रह गया था उस पार्ट को, और मैं यहाँ पर आपसे अपना फोन नंबर शेयर कर लेती हूँ, व्हाट्सएप नंबर। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है
जिसपे कि आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जो क्वेश्चंस हमारे इनकम्प्लीट छूट गए थे तो उन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा था, नेम द 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन आसाम इन अ ईयर। और आंसर है ऑस, AUS ऑस, AMAN अमान एंड बोरो, BORO बोरो। उसके बाद 11 क्वेश्चन, डिफाइन जैद। आंसर पॉइंट नंबर 1, इट इज ए क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन between the Rabi and Kharif season. Point number 2, in this season, some fruits, vegetables and fodder crops are grown. जो फ्रूट्स हैं उनमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वाटरमेलन, क्यूकम्बर और मस्कमेलन। और जो आपके क्रॉप्स हैं उसमें आपका ज्वार एंड जौ, ज्वार, बाजरा, ये चीजें लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द मेन व्हीट ग्रोइंग एरियाज इन इंडिया। Wheat growing zones in India, wheat growing areas in India. And answer point number 1, Ganga Satluj plains. Point number 1, Ganga Satluj plains in northwest. Point number 2, black soil regions in Deccan. Black soil regions of the Deccan. Then question number 13, name a crop. Name a crop which is used for both as food and fodder. Answer, maize is a crop. Point number 1, maize is, अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आता है तो केवल मेज को करेक्ट आंसर चूज करिएगा आप, और अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन में आता है तो पॉइंट नंबर 1, मेज इज द क्रॉप which is used for both food and fodder. Point number 2, in Bihar they grow maize in Rabi season also as well as in Kharif with the use of modern technology. अब जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप अगर एक्सप्लेन पॉइंट 3 मार्क्स में आता है तो 3rd पॉइंट में लिखिएगा, they use modern technology just like HYV seed, chemical fertilizers and extra irrigation. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, which type of soil is required to grow maize? And the answer is old alluvial soil. Old alluvial soil. 15 question, which is the largest producing state of ragi? Ragi is very much important crop. It is used mainly, it is the main source of iron in the body and very much helpful in maintaining the health for the nutrition because it is having lot of nutritious value. So ragi, in which state? The largest producer of ragi in India. And answer is Karnataka. Karnataka is the largest ragi producing state in India. Question number 16, name any one equatorial crop. Name any one equatorial crop, and the answer is rubber. Answer is rubber. Rubber is the main equatorial crop. Second, next question हमारा आता है 17, which beverage crop is introduced by the Britishers in India? Which beverage crop is introduced by Britishers in India and still we are using it? सुबह हमारी आंख नहीं खुलती बिना इसके, दिन भर में जाने कितनी बार हर ऑफिस में चलती है, हर जगह पे चलती है, कोई भी गेस्ट आ जाए तो उसको हम इसी से सम्मान करते हैं कि भाई अरे एक कप चाय तो हो जाए। तो क्या चीज है? टी।
The beverage crop tea is introduced by the Britishers in India. Next question number 18. Name the variety of coffee grown in India. And the answer is Arabica variety of coffee introduced in India. Arabica variety of Yemen is grown in India. What is that? Arabica, Arabica, Arabica variety of coffee from Yemen is grown in India. Next question 19. Which is the first largest and second largest producer of groundnut? Which is the largest and second largest producer of groundnut? And the answer is point number 1. China is the largest producer of groundnut in the world. China is the largest producer of groundnut in the world. Point number 2. India is the second largest producer of groundnut in the world, and in 2016 it was ranked like that. 2016. Next question. Name some products of sugarcane. शुगरकेन बहुत हमारे यहाँ उगता है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन क्या क्या चीज़ें शुगर से हम बना लेते हैं? तो जनरली मैं आपको 4 चीज़ों के नाम बता रही हूँ जिनको कि आप लिख सकते हो. पॉइंट नंबर इसमें आपके में आंसर शुगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया. शुगर के बिना तो काम ही नहीं चलता, मिठाई ही नहीं बनेगी शुगर के बिना तो कोई भी. तो शुगर, फिर गुड़, देन खांडसारी, एंड फोर्थ वन इज molasses. Fourth is molasses, molasses, molasses. Then what is the rearing of silkworm called? जब हम सिल्कवर्म को rear करते हैं, पालते हैं, तो उस टाइप को क्या कहते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? The answer is sericulture. What is this? Sericulture is the rearing of silkworm. Question number 22. What is consolidation of land holdings? Consolidation of land holdings की जब हम बात करते हैं, यानी combining of land holdings. पहले क्या था? एक कोई किसान था, मैंने आपको बताया था कि उसके मान लेते हैं हम, वो एक कोई किसान है और उस किसान के पास में एक बहुत बड़ी सी लैंड होल्डिंग है, प्लॉट है जिसपे कि वो अपनी खेती बाड़ी करता है और खूब अच्छा सा उसकी फसल होती है. लेकिन उसके क्या हुए, एक किसान था, उसके हुए 4 बच्चे लड़के. ठीक है, ये चारों लड़कों को फिर इसने क्या किया, अपने चारों लड़कों का जब परिवार बसाया तो ये 4 भागों में बांट दिया. 1 2 3 4. अब इनके भी 2 2 3 3 और 4 4 बच्चे हुए. ठीक है, अब इनके भी, अब इन्होंने क्या किया, अपने अपने पार्ट को बांट दिया. इन्होंने अपने अपने पार्ट को अपने अकॉर्डिंग बांट दिया. होल्डिंग्स कैसी हो गई? छोटी हो गई. तो इस तरह से ये छोटी होती चली गई होल्डिंग्स, और खेती में फायदा नहीं हो रहा था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जा रही थी. तो क्या किया गया कि एक तरीका निकाला गया कि इन सारी लैंड होल्डिंग्स को हम मिला लेते हैं. तो कंबाइनिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. अब इसको लिखेंगे कैसे आप, कि क्या कहलाता है? ग्रुपिंग ऑफ. आंसर इज grouping of small land holdings with bigger ones is called consolidation of land holdings. एक बार फिर से देख लीजिए. grouping of small land holdings with bigger ones is called consolidation of land holdings. Next question. Why was Bhudan started?
आंसर, इट वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, VINOBA विनोबा भावे in 1951. In 1951 to provide land to landless villagers and landless laborers, जिनके पास जमीन नहीं थी, चाहे वो लेबरर्स थे और चाहे विलेजर्स थे, उनको जमीन प्रोवाइड कराने के लिए जिससे कि वो खेती के द्वारा अपने घर का पालन पोषण कर सकें। तो इस आंदोलन को शुरू किया था विनोबा भावे ने, लोगों से, बड़े किसानों से और बड़े लोगों से मांग करके और इन लोगों को जमीन दी थी। तो उसको हम बोलते हैं भूदान आंदोलन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड विथ? बहुत नाम सुना है व्हाइट रेवोल्यूशन का, तो ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या चीज है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ पहले ही से मिल्क का बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि कहते हैं कि भारत में दूध की नदियां बहा करती थी, इतना दूध होता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वो दूध कम होने लगा, तो उसको इतना बनाया जाए, इतना उसका प्रोडक्शन किया जाए कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की भी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो उसके लिए ये एक आंदोलन शुरू किया गया जिसको कि बोला गया व्हाइट रेवोल्यूशन। और उसके साथ ही अटैच्ड दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड? आंसर इज, रेवोल्यूशन स्टार्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज ऑपरेशन फ्लड। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं और ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। टू नेम्स आर देयर which are given to the increasement of the production of milk. So revolution started to increase the production of milk. It is also known as white revolution. अब 3 मार्क का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका मैं केवल सैंपल आपको दूंगी और आप अगर मुझे मैसेज करके बताते हैं, कमेंट करके बताते हैं वीडियो पे कि आपको इस तरह के और क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और भी दूंगी। तो क्वेश्चन है आपका, स्टेट 3 मेन फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। 3 मेन फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आंसर है पॉइंट नंबर 1, फॉल सेल्फ कंजम्पशन। सिर्फ हेडिंग बता रही हूं, वो तो नोट डाउन कर लीजिए, बाकी डिटेल एक्सप्लेन करती हूं तो उसको आप आसानी से लिख सकते हो। सेल्फ कंजम्पशन, अब जब अपने ही यूज के लिए उनको उगाना था, इतनी ही बड़ी जमीन थी, क्या बताया मैंने, जमीन उनके पास में कितनी सी थी, ये इतना सा टुकड़ा था ये वाला, तो इस पे कितना खेती कर लेंगे वो, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपनी जरूरत के लिए ही वो उस पे उगा पाते थे खेती को और फसल को, और साथ के साथ अब खुद ही लेबर होते थे, सेल्फ लेबर, कोई बाहर का लेबर हायर नहीं कर सकते थे, ना तो उनके पास पैसा था और ना वहां इतनी जगह थी कि वो किराए के लेबर्स को बुला करके और काम करवाते। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड हेडिंग, होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल। अब यहां मैंने बताया ये आपको करके, तो इसके कंपैरिजन में ये होल्डिंग कैसी है, बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल है होल्डिंग्स हैं। तो जब ये छोटी है होल्डिंग, तो छोटी होल्डिंग पे ही उनको खेती करनी होती थी। अब ये छोटी होल्डिंग पे जब वो खेती कर रहे थे, तो छोटी वाली होल्डिंग जो थी उस पे क्या वो ट्रैक्टर चला सकते थे? नहीं चला सकते थे। इट मीन्स पॉइंट नंबर 3, यूज प्रिमिटिव टूल्स एंड मेथड्स। केवल प्राचीन टूल्स को, पुराने टूल्स को यूज करते थे, जैसे फावड़ा, कुदाली, और या फिर बैलों से खेती जुताई करते थे, और हाथ से ऐसे बीज फेंक करके वो उसको बोते थे। तो ये उनका तरीका था, primitive tools and methods they were using for the cultivation of crops। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने 3 मार्क क्वेश्चन का दिया कि किस तरह से आप हेडिंग लिखोगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन
करोगे। अगर आपको इसके बाद में और चाहिए तो मैं आपको इसके अलावा भी एक्स्ट्रा दे सकती हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर से कि आपको और क्या चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, और नहीं तो मैं आपका मनी से रिलेटेड 3rd चैप्टर इकोनॉमिक्स का, आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, वो मैं लूंगी जो मनी के बारे में है। आई एम टेलिंग यू द टॉपिक ऑफ दैट ऑल्सो। हम बात करेंगे कल के लाइव क्लास में मनी एंड क्रेडिट पर। तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में, मनी एंड क्रेडिट। आप चाहेंगे तो पहले क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे और फिर उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और आसानी से पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लेकर के पास होइए। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।